हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग गेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या है कि जो क्वेश्चंस वगैरह हैं ये ना केवल गेट में ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है कि आपका आरआरबी जेईई अभी आ रहा है कमिंग एग्जाम, और कोई भी एई का एग्जाम होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, एसएससी जेईई के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं एक्चुअली द गेट में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उनको सॉल्व करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई में, आरआरबी जेईई में, और जो भी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है स्टेट लेवल पे, और इवन आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी इस यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये गेट 2024 का क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन आपका है, 3 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज गिवन बाय, ये आपको दे दिया। क्या है कि 3 डायमेंशनल दिया है। सपोज एट एक आपका यहाँ पे मान लीजिए बीम है, एक बीम में जैसे बना दिया, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक इस पॉइंट पे मुझे क्या मिला, ये 3 डायमेंशनल, अगर मैं इसको 3 डायमेंशनल में ड्रॉ कर दूं, सो इस टाइप का आपको यहाँ पे 3 डायमेंशनल एक ब्लॉक मिला, ठीक है। और 3 डायमेंशनल पे आपका शियर स्ट्रेस लग रहा है, कहाँ कहाँ लग रहा है आपका, अगर मैं इसको लिखूं, इसका अगर मैं पूरा टेंसर आपको बना दूं। अच्छा, आंसर क्या होगा मैं आंसर बता देता हूं। सबसे पहले आंसर के लिए लोग परेशान हो जाते हैं, तब तक आप देख भी सकते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आप एक बार सोच लीजिए, तब तक मैं ये लिख के बता देता हूं। ये क्या होता है, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स वाई, और इसको टाउ एक्स वाई भी लिखते हैं, ठीक है। और सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा वाई जेड, सिग्मा जेड एक्स, सिग्मा जेड वाई, सिग्मा जेड जेड। अच्छा, ये आपका पूरा है। तो यहां पे क्या दिया है, सिग्मा एक्स एक्स इज इक्वल टू 10 दिया है आपको, सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 40 दिया है, और सिग्मा जेड जेड इज इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। बाकी और भी सारे 0 दिए हुए हैं, ठीक है। तो टाउ मैक्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको 2D दिया है तो सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई करके 2 से डिवाइड कीजिएगा, ये आपका टाउ मैक्स आ जाएगा, अगर 2D दिया है। बट यहाँ पे 3D दे रखा है, तो 3D में क्या करते हैं, जो टाउ मैक्स आपका जो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम ऑफ किसका, इन तीनों का, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2, इसका मॉड, ठीक है। मॉड में पॉजिटिव भी अगर नेगेटिव भी आता है तो पॉजिटिव मॉड का मतलब, फिर सिग्मा वाई वाई माइनस सिग्मा जेड जेड डिवाइड बाई 2, कॉमा सिग्मा जेड जेड माइनस सिग्मा एक्स एक्स, इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो होगा। तो देखिए अब माइनस कर लीजिए, तो 10 माइनस 40 डिवाइड बाई 2, ये आपका 15 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, ये आपका 20 आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, ये 5 आएगा। तो इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, 20 है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन रहा आपका। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो आप ध्यान रखिएगा। एसएससी जेई में जनरली और आरआरबी जेई जो कमिंग एग्जामिनेशन आ रहा है आरआरबी जेई का, उसमें इस तरीके का आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी तो प्री होगा देन मेंस होगा, तो आप अभी से अगर प्रिपेयर करते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी क्लैरिफाई, क्योंकि कंपटीशन होने वाला है भाई साहब, आपको भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक कॉन्क्रीट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ 30 MPa, 30 मेगापास्कल दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। ओके, इफ 40 स्पेसिमेन ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब आर टू बी टेस्टेड। क्या है कि 40 स्पेसिमेन आपको दिया हुआ है, मतलब 40 सैंपल आपके पास है। इस तरीके का जो क्यूब बनाते हैं टेस्ट करने के लिए, वो कितना है, 40 है। एक हो गया, इसी तरीके से आते आते 40 तक है आपके पास, 40 सैंपल है आपके पास, ठीक है। टेस्टेड द मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसिमेन हैविंग एटलीस्ट
30 मेगापास्कल स्ट्रेंथ शुड बी। अच्छा, मिनिमम क्या होता है, आपको डेफिनेशन ही पता होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि अगर 100 क्यूब हम टेस्ट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए कि 5% फेल कर जाए, 95% एक्यूरेट रिजल्ट दे। अगर M30 का कर रहे हैं तो 95 जो उसमें से क्यूब होगा वो M30 देना चाहिए, मतलब 30 आना चाहिए, और जो 5 है वो कहां जाना चाहिए, वो अगर 30 से कम भी आ रहा है तो चलेगा। तो यहां पे मिनिमम पूछ रहा है ना कितना होना चाहिए, तो देखिए मिनिमम कितना, 40 गुने 95%। सो अगर ये करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इधर से ये गया तो पॉइंट यहां लग जाएगा 0 और 38। सो कितना, 38 स्पेसिमेन आपका क्या होना चाहिए, आपको पता चल गया ना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि अगर आपका 100% होता है, 100 में से 95% क्या होना चाहिए, 95% क्यूब जो स्ट्रेंथ देगा वही उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा। 5% आपका यहां पे फेल हो जाए तो नो प्रॉब्लम, 5%। तो यहां पे बोल रहा है ना कि 30 मेरे को चाहिए, ठीक है 30 चाहिए, तो 30 आने के लिए क्या होगा, आपको 95% जो जितना भी क्यूब है उसको क्या करना पड़ेगा, 95% होना पड़ेगा 30, क्योंकि यहां पे हम कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 30 मेगापास्कल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पे, कंसीडर पी एंड क्यू क्लाइंट्स preliminary estimation is used for budgeting cost towards the end of planning and design phase. Yes, correct है। clients detailed estimation is used for controlling cost during the execution of the project. yes, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आजकल न्यू मॉडल क्वेश्चन जो हैं ये एसएससी जेई में मैं देखने को मिल रहा है। एसएससी जेई में न्यू मॉडल के क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं भाई साहब, तो आप यहीं से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। यहीं से फिर क्वेश्चन क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ये इसी को स्टैंडर्ड मान के फिर क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो आप अगर प्रीवियस ईयर काफ़ी गेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप मतलब गेट का जो सिलेबस में है उस सिलेबस से रिलेटेड बात हो रही है, ऐसा नहीं कि गेट एसएससी जेई में कोई अदर सब्जेक्ट है और गेट में वो नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं देखा हूं कि इससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द फॉलोइंग फिगर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म वर्क फॉर कास्टिंग ए कैंटिलीवर आरसी बीम, कैंटिलीवर रेनफोर्स कंक्रीट बीम आपके पास यहाँ पे है। सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिमूविंग द props is source and props। सो आपको यहाँ पे S1, S2, S3, S4, S5 आपका कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको रिमूव करने का एक प्रैक्टिकल जो होता है हम उस हिसाब से रिमूव करते हैं कि बीम आपका हमेशा कैंटिलीवर ही बना रहे। देखिए अगर आप यहाँ से रिमूव कर देते हैं, S5 को पहले रिमूव करेंगे तो देखिए कैंटिलीवर बना है बीम, यहाँ तक सपोर्ट है, कैंटिलीवर बना हुआ है। S4 को करेंगे तो 3 सपोर्ट है, कैंटिलीवर अभी बना हुआ है। तो S3 तो क्या करते हैं, इधर से हम रिमूव करना स्टार्ट करते हैं ताकि बीम आपका हमेशा कैंटिलीवर बना रहे। सो जो भी होगा S5, S4, S3, S2, S1 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। S5, S4, S3 ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको अगर मैं बता दे रहा हूँ तो इजी लग रहा होगा, बट इतना इजी ये क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि आपको जब डिटेल में पढ़ेंगे बुक वगैरह तब आपको ये सब देखने को मिलता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन अभी मैं ऊपर कराया है इस क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी न किसी एग्जाम में, कमिंग एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन डाला जाएगा, क्योंकि ये न्यू क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा था किसी भी एग्जाम में, मैं भी बहुत क्वेश्चन सॉल्व कराया। तो द क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, अ 2 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग इज फाउंडेड एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। एक स्ट्रिप फुटिंग है और 1.5 मीटर ये इसको किया गया है, ठीक है। 1.5 मीटर ग्राउंड लेवल है ना, ये ग्राउंड लेवल, वाटर लेवल नहीं, 1.5 मीटर, ठीक है। होमोजेनियस प्योर क्ले, यहां पे क्या है कि भाई प्योर क्ले है, सी आपका यहां पे है, ठीक है। सी का वैल्यू होगा कुछ नॉट इक्वल टू 0 है,
प्योर क्ले है तो द क्ले बेड हैज यूनिट कोहेजन, कोहेजन आपका दिया हुआ है 40 किलो पास्कल, ड्यू टू द सीजनल फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर टेबल फ्रॉम पीक समर टू मानसून। अच्छा मान लिया समर में पानी नीचे जा रहा होगा, जब मानसून आ जा रहा होगा तो पानी कहीं यहां आ जा रहा होगा, ये बात हो रहा है कि पानी आपका घट बढ़ रहा है। द नेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग एज पर द टेरजागी थ्योरी। अच्छा यहां पे नेट बियरिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, क्यू नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की बात हो रही है। सो ऑप्शन आपका दिया है रिमेन सेम, डिक्रीज, इंक्रीज और बिकम जीरो। सो ये क्या है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई साहब। और ये आपको इसमें क्या है कि इसमें अगर आपको पहले से आइडिया है कि किस हिसाब से ये सॉल्व होगा, क्या फॉर्मूला होता है, अगर पहले से सॉल्व किए हुए हैं तो आप इसको बड़ा ही ईजिली से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। सो इन बातों का ध्यान रखिए आप। सो इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर जो इसका होने वाला है वो एज पर द टेरजागी जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको आइडिया रहेगा। सो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का क्या होता है, क्यू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है CNC प्लस गामा DF NQ प्लस हाफ बी गामा एन गामा, ये फॉर्मूला होता है टोटल, ठीक है। बट यहां पे क्या है आपका, यहां पे आपका एन गामा जीरो हो जाएगा, ठीक है, एन गामा जीरो हो जाएगा। तो आपका जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का जो फॉर्मूला बचेगा वो CNC प्लस गामा DF NQ, ये बचा आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का। बट यहां पे क्या पूछ रहा है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो क्यू नेट के लिए फॉर्मूला यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, क्या होता है क्यू नेट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है क्यू अल्टीमेट माइनस, अच्छा हाँ यहां पे मैं अगर ये प्योर कोहेजन है ना तो एन गामा इक्वल टू 0 होगा और एन क्यू इज इक्वल टू आपका 1 होगा, याद रखिएगा। सो नेट अल्टीमेट होता है क्यू अल्टीमेट माइनस गामा DF। सो अगर आपको नेट अल्टीमेट चाहिए सो यहां पे क्या हो जाएगा, अब यहां पे मैं अगर वैल्यू रख दूं अल्टीमेट का क्या आया CNC और ये 1 हो गया प्लस गामा DF माइनस गामा DF। सो ओनली क्या बचा CNC। तो CNC आप यहां पे देख रहे हैं कि CNC में कोई वाटर फ्लक्चुएशन का कोई भी टर्म नहीं है। जब वाटर फ्लक्चुएशन का कोई टर्म नहीं है तो यहां पे क्या होगा कि आपका रिमेन सेम रहेगा, याद रखिएगा। इसका डायरेक्ट आंसर भी बोल सकते थे रिमेन सेम रहेगा, बट समझाने के लिए मैं आपको बताया कि क्या एक बार अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो फिर से आप रिपीट करके वीडियो देख लीजिए अच्छे से, या फिर अपना सोर्स जहां भी आपने स्टडी किया है एक सोर्स को खोल के अच्छे से देखिए कि वाटर जो होता है वो कहाँ पे किया जाता है, वाटर को लिया जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके का क्वेश्चंस। सो रिमेन सेम ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट P एंड Q, सॉइल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय मैकेनिकल वेदरिंग, ओके, एंड क्लोज टू दियर ओरिजिन। मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है और पहाड़ से क्या हुआ कि आपका वेदरिंग होके यहां का सॉइल पास का ओरिजिन का, ना कि दूर का, पास का बोल रहा है, ओरिजिन आर जनरली सब राउंडेड। नहीं भाई, पास का तो सब राउंडेड नहीं होगा ना, कुछ दूर जाके कुछ दूर ट्रेवल करता है देन वो फूट के सब राउंडेड हो जाता है, पास का तो नहीं होगा। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। एक्टिविटी ऑफ द क्ले फिजिकली सिग्निफाई द स्वेल पोटेंशियल, यस, एक्टिविटी क्या होता है कि स्वेल पोटेंशियल को दिखाता है, ठीक है। अब किस सॉइल का एक्टिविटी ज्यादा होता है कम होता है, यहां पे ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को जाकर जरूर देखिए। आप फटाक से गूगल पर सर्च मारिए एक्टिविटी ऑफ द क्ले, और यहां पे तो क्ले का दिया है, बाकी और भी किस सॉइल का होता है, कैसे एक्टिविटी का फॉर्मूला है, क्या है, एवरीथिंग आप जाके देख सकते हैं। क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट
हो जाता है, क्योंकि अभी देखिए आपने एक्टिविटी का यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लिया, लेकिन जब आप एक्टिविटी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस आप देखते हैं, अगर वो सॉल्व नहीं होगा एग्जाम में तो बहुत खराब लगता है। तो प्लीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा गलती ना करें आप ज़रूर देखें जाके कि एक्टिविटी का क्या है आपका फॉर्मूलाज एंड ऑल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्यू ओनली करेक्ट होगा, ऑप्शन क्यू विल बी करेक्ट ओनली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं एक्टिविटी का आपको कुछ सोच रहा हूं कराने के लिए एक्टिविटी का, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा ठीक है, अभी तो टाइम नहीं है, आप एक्टिविटी का ज़रूर देख लीजिएगा, एक्टिविटी अगर आपको मिलता है तो ज़रूर मिलेगा, आप अच्छे से देखिए और डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़, अच्छा देखिए हाँ मिल गया यहाँ पे, देखिए यही मैं देख रहा था कि एक बार मिल जाए तो बेटर हो जाए। ओके, सो देखिए ओनली ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्यू विल बी करेक्ट। सो यहाँ पे है क्या, पी फॉल्स एंड क्यू ट्रू। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए एक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है, एक्टिविटी ऑफ क्ले, एक्टिविटी ऑफ क्ले, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाई परसेंटेज बाय वेट फाइनर देन 2 माइक्रोन। और देखिए एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन जो होता है, अगर इसका वैल्यू 0.75 आ गया, सो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव है। 0.75 से अगर कम है, एक्टिविटी को मैं ए से लिख दिया, अगर कम है तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। अगर क्या है कि इस रेंज में आता है 0.75 टू 1.25 के रेंज में आता है तो नॉर्मल होगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर ग्रेटर देन 1.25 हो गया तो ये एक्टिव हो जाएगा। सो याद रखिएगा कि क्या होता है एक्टिविटी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसी से एक्टिविटी से रिलेटेड एक टर्म आता है थिक्सोट्रॉपी, नाम सुनने जैसा लग रहा है। तो थिक्सोट्रॉपी क्या होता है कि मान लीजिए आपका कि कोई भी आपका सॉइल है और क्ले सॉइल है, और उसको क्या किए कि डिस्टर्ब कर दिए, डिस्टर्ब करने के बाद फिर कुछ थोड़े दिन के लिए उसको छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद में हम देखें कि जितना उसमें स्ट्रेंथ था उतना स्ट्रेंथ आ गया पहले जैसा, तो ये थिक्सोट्रॉपी प्रॉपर्टीज होती है। सो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पे, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, WL माइनस WP। WL क्या होता है, वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट, WP क्या होता है, वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट याद रखिएगा। और फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे, चलिए इससे रिलेटेड मैं 2-3 फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ आपका। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, D60/D10, D60/D10। और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है D30 स्क्वायर डिवाइड बाई D10 इंटू D60। सो याद रखिएगा। और अगर आपका CU का वैल्यू अगर 1 हो गया, याद रखिएगा CU में लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी अगर 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सॉइल हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्म सॉइल, यूनिफॉर्म सॉइल और पुअरली ग्रेडेड सॉइल। अगर CU आपका ग्रेटर देन 6 होता है तो ये क्या हो जाएगा, सैंड हो जाएगा, सैंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका CC वैल्यू 1 और 3 के बीच में है और CU ग्रेटर देन 4 है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेवल हो जाएगा। याद रखिएगा, ग्रेवल हो जाएगा। मतलब आपका जो CC है 1 और 3 के बीच में तो होना ही चाहिए। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लेस देन CC 3, अगर इसके बीच में है, ये आपका रेंज आ गया, मान लीजिए CC, किसी सॉइल का CC का रेंज इसके बीच में आ गया। अगर CU ग्रेटर देन 4 हो गया तो ग्रेवल,
और अगर Cu ग्रेटर देन 6 हो गया तो सैंड। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कैसा, वेल ग्रेडेड। अगर इस रीजन में आ रहा है तो ये क्या होगा, वेल ग्रेडेड। इस रीजन में सीसी आ रहा तो वेल ग्रेडेड। ठीक है, इतना बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आए हुए हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ से रिलेटेड आप देख सकते हैं। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नेचुरल ओपन चैनल फ्लो विथ अ मोबाइल बेड्स। बेड क्या है, मोबाइल है। बेड मोबाइल है मतलब आपका सैंड है रिवर चैनल में, और वो इरोड होगा, डिपोजिशन होगा, कहीं पे जमा होगा, कहीं से हट इरोजन हो जाएगा। तो क्या इस कंडीशन में होगा, मैं बताता हूं। एक तो आपका डेप्थ चेंज होगा, डेप्थ चेंज होगा, ठीक है। दूसरा आपका होगा स्लोप होगा चेंज। तीसरा आपका विड्थ चेंज हो सकता है। चौथा आपका क्या होगा, रिवर का शेप चेंज होगा। तो कितना हो गया, 4 हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 4। याद रखिएगा। अगर यहां पे मान लीजिए मोबाइल बेड नहीं होता, मोबाइल बेड नहीं है, अब आपको कंडीशन दे सकता है कि बेड को मैंने कंक्रीटिंग कर दिया, ठीक है, बेड को कंक्रीटिंग कर दिया, सेडिमेंट उसमें जा नहीं रहा है, तो स्लोप भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछता है तो आप उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा कि कैसे होगा। मान लीजिए कोई चैनल है, ऐसे दे दिया, इसमें बोल दिया कि हम इसको भाई कंक्रीटिंग कर दिए चारों तरफ, थ्रू आउट द रिवर हम क्या कर दिए, कंक्रीटिंग कर दिए। थ्रू आउट द रिवर हम कंक्रीटिंग कर दिए इसको, ठीक है, कंक्रीटिंग कर दिया। पानी इधर से आ रहा है, इधर कंक्रीटिंग कर दिया। इन सब को क्या कर दिया, कंक्रीटिंग कर दिया। ठीक है, यहां से पानी ऐसे चैनल में आ रहा है। तो जब कंक्रीटिंग कर दिया, बेड को भी कंक्रीटिंग कर दिया, तो क्या होगा कि आपका शेप तो चेंज होगा नहीं, विड्थ भी नहीं चेंज होगा। डेप्थ चेंज हो सकता है कि कभी पानी कम आएगा, कभी ज्यादा आएगा। स्लोप चेंज होगा क्या, अगर आप कंक्रीटिंग चारों तरफ कर दिए तो अगर सेडिमेंट आ रहा है तो स्लोप में भी चेंज हो सकता है, बट शेप तो चेंज नहीं होगा। विड्थ भी चेंज हो सकता है अगर सेडिमेंट आ रहा है, तो 3 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेडिमेंट भी नहीं आ रहा है, एकदम क्लियर वाटर जा रहा है, क्लियर वाटर बह के जा रहा है, तो क्या होगा, ओनली आपका डेप्थ चेंज होगा। डेप्थ चेंज होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। सो वो डिपेंड करेगा किस टाइप का आप चैनल बना रहे हैं, इसमें कंडीशन बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, following table gives the various component of the municipal solid waste MSW and a list of treatment separation technique। फेरस मटेरियल, मान लीजिए लोहा वहा है तो किससे आप कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में दिया फेरस, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, फूड वेस्ट एंड द कार्डबोर्ड, इंसिनरेशन, रैपिड कंपोस्टिंग, एडी करंट सेपरेटर और द मैग्नेटिक। यस, लोहा मटेरियल किस में जाएगा भाई साहब, मैग्नेटिक में जाएगा। लोहा किस में जाएगा, मैग्नेटिक में जाएगा। ठीक है, अब देखिए पी का 4 हो गया, फटाक से ऑप्शन में आना चाहिए। ऑप्शन से क्या होता है कि आपको आइडिया मिल जाता है। देखिए पी का 4 है और यहाँ पे क्या है, बी का भी है और डी का भी है, मतलब दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट है। क्यू का 3 आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल गया, क्यू का क्या है, 3 है, क्यू का 3 है, ऑलरेडी मिल गया। सो क्यू का 3 में चले जाएंगे ये कि भाई अगर आपके पास एल्यूमिनियम एंड कॉपर है तो एडी करंट सेपरेटर से आप जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास बचा आर। आर का सेकंड होगा या फर्स्ट होगा, आर का सेकंड होगा या फर्स्ट होगा, इसमें मैच करना है आपको। तो आर देखिए, फूड वेस्ट को क्या करते हैं, फूड वेस्ट को रैपिड कंपोस्टिंग करेंगे या जलाएंगे। इंसिनरेशन मतलब जलाना। यस, फूड को क्या करते हैं हम, कंपोस्ट कर देते हैं फटाक से, तो रैपिड कंपोस्टिंग मतलब आर का क्या करेंगे, सेकंड, आर का सेकंड होगा। आर का सेकंड होगा तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। तो इस तरीके से आप अपना रीजनिंग लगा के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ए कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ऑन ए सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे हैविंग
डाउनवर्ड ग्रेडियंट 2%, n इज इक्वल टू कितना दिया है 2% दिया है। ठीक है, स्पीड कितना आ रहा व्हीकल का, स्पीड आ रहा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर मीटर में इसको बदलें तो क्या करेंगे 60 डिवाइड बाई 3.6 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, द ड्राइवर ऑफ कार सडनली ऑब्जर्व ए स्टॉप व्हीकल ऑन द पाथ, उसने क्या देखा कि यहाँ पे कोई व्हीकल स्टॉप है भाई साहब, यहाँ पे कोई व्हीकल क्या है स्टॉप है एट अ डिस्टेंस ऑफ 130 मीटर अहेड। वो 130 मीटर जब आगे था ना, यहाँ से जब उसका डिस्टेंस कितना था 130 मीटर का था, तभी उसने देख लिया कि एक गाड़ी क्या है वो आगे खड़ी है। ठीक है, एंड अप्लाई ब्रेक, वो ब्रेक लगा दिया। इफ द ब्रेक इफिशियंसी इज 60%, ब्रेक इफिशियंसी क्या दिया है भाई साहब 60% दिया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको, मतलब फ्रिक्शन कितना होगा गाड़ी और रोड और टायर के बीच में, उसका दिया है 0.7। ड्राइवर रिएक्शन टाइम आपको दिया है, ड्राइवर रिएक्शन टाइम है वो 2.5 सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको 9.81 यूज करना है। डिस्टेंस इन मीटर रिक्वायर्ड बाय द ड्राइवर टू ब्रिंग द कार टू ए सेफ स्टॉप लाइज टू द रेंज। अब इस रेंज में उसको सेफली मतलब बिना लड़ाए रोक लेना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है SSD, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है VT प्लस V स्क्वायर बाई 2ZFN। ठीक है, सो ये फॉर्मूला होता है। प्लस माइनस अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस होगा, नीचे आ रहा है तो माइनस होगा। ब्रेक इफिशियंसी है तो यहाँ पे ब्रेक इफिशियंसी हम लगा देते हैं। सो VT कितना हो जाएगा आपका, V कितना दिया है आपका 60 डिवाइड बाई 3.6 इंटू सेकेंड 2.5। सो यहाँ से अगर आप करेंगे सो ये पॉइंट से ये पॉइंट चला गया और 6 का 6 बार में आ गया तो 250 बाई 250 बाई 6। फिर आपका क्या बच रहा है यहाँ पे V स्क्वायर मतलब 60 डिवाइड बाई 3.6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2G, 2 गुने G को मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ मोटा मोटी। चलिए N कितना है आपका 0 पॉइंट, इफिशियंसी कितना है भाई साहब, अगर मैं क्लियरली यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो इफिशियंसी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आपका इफिशियंसी है 0 पॉइंट, ब्रेक में ही है ना ब्रेक इफिशियंसी, इसलिए ब्रेक में लगाएंगे 60% है, मतलब 0.6 गुने 7 दिया है फ्रिक्शन और माइनस 0.02। सो यहाँ पे तो 250 बाई 250 बाई 6 आ रहा था और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 60। अगर इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 3.6 गुने 60 डिवाइड बाई 3.6। ठीक है, फिर 2 गुने 10 ले लिया तो ये 20 आ गया मोटा मोटी, और आपका ये 0.42 होगा माइनस 0.02, तो इसमें करेंगे माइनस तो कितना आएगा 0.4 आएगा, तो ये आपका आ गया 0.4। तो 0.4 आ गया तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 250 बाई 6, और ये हो गया आपका, अगर मैं इसको यहाँ से 6 बार में कर दूँ, यहाँ से एक 0 चला जाएगा ऊपर और ये से 6 बार में कर दूँ 0 जाएगा, तो यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, 100 दूंगा 1 2 3 4 0 हो गया। नीचे क्या बचा 6 गुने 8। ठीक है, ये बचा। तो अब आप इसको इजीली गुना भाग कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो होगा। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो मैं मोटा मोटी अगर करूँ तो 6 चौक 24, मैं अगर ये भी लिख दिया कि 40 आएगा यहाँ से, मोटा मोटी मान लो, मैं मोटा मोटी कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। अब यहाँ से कर लो भाई साहब, 8 को अगर करूँ 8 कम 8, यहाँ पे बच गया 2, 8 दूनी 16, 8 5 40, यह आ गया। 6 से करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, और
8 बार में ये चला गया, ठीक है, मोटा मोटी मैं कर रहा हूं। ये आ जाएगा आपका 280, 208 आएगा, 208 आ गया। फिर आप 6 से कर लो तो 6 त्रिक 18 और यहाँ पे 2 बचा, और 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, मान लीजिए 6 चौक 24, 4 ही बार में गया, तो कुछ ऐसा आएगा 40 30 70 74 74 75 के आसपास रेंज आ रहा है। देखो ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। तो हालांकि इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा सॉल्व करने का, बट क्या है कि आप ऐसे जो आरआरबी जेई 1 का जो यूज कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो उसको मैथमेटिक्स कैलकुलेशन तो फास्ट हो ही जाएगा, आपको कैलकुलेशन तो फास्ट करना ही होगा। तो देखिए अब यही सब जो क्वेश्चंस है ना, ये सब क्वेश्चंस आपका रैंक बढ़ाता है भाई साहब, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे उसको तो सारे ही लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना होगा, तभी तो आपका रैंक आगे आएगा या आप सेलेक्ट होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा कैलकुलेटिव वाले, ये क्वेश्चंस रैंक बढ़ा देते हैं। बट हाँ, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जो भी इजी क्वेश्चन है सबको पहले अटेम्प्ट करो, देन आप इस तरीके के क्वेश्चन में अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज वो घाटा हो जाएगा आपका। रिमेंबर प्लीज। देखिए ये क्वेश्चन पिछला मैं आरआरबी जेई का क्वेश्चन जो सॉल्व करवा रहा था 2019 में, तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था आरआरबी जेई में, ठीक है। बट यहाँ देखिए गेट तो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या है, ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है गेट में, तो इसलिए यहाँ से थोड़ा इजी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं एयरपोर्ट से और रेलवे से। सो एज पर द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ACAO, आप देखिए इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है भाई साहब, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, द बेसिक रनवे लेंथ इज इंक्रीज बाय X% फॉर एवरी Y मीटर राइज इन एलिवेशन फ्रॉम मीन सी लेवल। मान लीजिए एक यहाँ पे मीन सी लेवल है, ठीक है, और मेरे को यहीं पे मान लीजिए कोई रनवे बनाना है, यहीं पे रनवे बनाना है, और उसका लेंथ क्या है, लेंथ मान लीजिए मैं मान लिया उसका 100 है, जस्ट समझाने के लिए 100 है, ठीक है, लेंथ 100 है। लेकिन अब मान लीजिए मेरे को अब मीन सी लेवल से यहां पे रनवे बनाना है, यहां पे रनवे बनाना है, तो मीन सी लेवल से इसका हाइट कितना है, हाइट है मान लीजिए यहां पे आपका है 600 मीटर है, 600 मीटर है, ठीक है, पहाड़ पे बनाना है। तो क्या करेंगे हम, ये जो लेंथ को आपको रखना है, ये क्या 100 रखने से काम चलेगा, नहीं चलेगा। कितना चलेगा, आपको बढ़ाना होगा लेंथ को, कितने परसेंट से बढ़ाना होगा, हर 300 मीटर के लिए 7% से बढ़ाना होगा। तो देखिए यहाँ पे 300 मीटर कितनी बार है, 2 बार है, 3 3 600, 3 बार 1 300 होगा, तो 2 बार होगा, तो 7 दूनी 14% बढ़ाना होगा। तो 100 प्लस 100 का 14%, 100 का 14% कितना होगा, 14 होगा। तो आपको 114 मीटर का यहाँ पे बनाना होगा इस लेंथ को, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। तो याद रखिए कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा था, समझना भी पड़ेगा कि क्वेश्चंस को कैसे समझें, कैसे ड्रॉ करें। इस तरीके का क्वेश्चन फिगर बना के आ सकता है आपको, नेक्स्ट में भी फिगर बना के आ जाए कि कितना करें, 600 के जगह पे 700 दे देगा, आप उस तरीके से पॉइंट करके कि अगर भाई साहब मान लीजिए यहाँ पे दे देता 500, 500 के लिए कितना होगा, तो अगर 300 के लिए 7% बढ़ रहा है, 300 के लिए, तो एक के लिए कितना बढ़ेगा 7/300, तो 500 के लिए कितना होगा, तो 500, और 500 के लिए 7/300 गुने 500, तो ये गया, और 7×5 = 35 हो गया, और 3 से करेंगे तो 3 1 = 3, और 3 1 = 3 अगेन, और फिर आपको यहाँ पे बच गया 2, और 6 2 बच गया यहाँ पे, तो 7 मान लीजिए 11.7% आपको बढ़ाना होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बिटवीन इज फॉल्स। अच्छा देखिए यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, या मे बी 2 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। सो आप एक बार अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है, ABCD काइन अप। थोड़ा मैं पानी पी लूँ। तो यहां पे दिया है विच
फॉल्स आपको यहां पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, कौन सा फॉल्स है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ molten bitumen under the gravity, yes, okay, correct है। सॉफ्ट ग्रेड बिटुमिन पोजेस हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट, ये तो बिल्कुल गलत है ना भाई साहब। सॉफ्ट ग्रेड बिटुमिन बोल रहा है, सॉफ्ट ग्रेड का बिटुमिन है और उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट हायर थोड़ी होगा, लोअर होगा ना, और हार्ड ग्रेड बिटुमिन का ज्यादा होगा। तो हार्ड ग्रेड बिटुमिन का हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट होगा। मान लीजिए किसी चीज कोई हार्ड है, उसको सॉफ्ट करना है, तो मान लीजिए ज्यादा देर तक गर्म करेंगे तब वो सॉफ्ट होगा ना, सॉफ्ट ग्रेड तो ऐसे ही। तो मतलब यही ऑप्शन, ये मिस्टेक निकला। और कोई देख लेते हैं, और कोई है क्या। फॉल्स पॉइंट, फ्लैश पॉइंट ऑफ बिटुमिन इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच application of a test flame cause vapor of the bitumen to catch an instant fire in the form of flash under specified test condition, yes, ये भी करेक्ट है आपका। देखिए ये सब क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है भाई साहब, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनना है। डक्टिलिटी टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन बिटुमिन ऑन टेस्ट इज एडहेसिव प्रॉपर्टी एंड एबिलिटी टू स्ट्रेच, यस, ये भी करेक्ट है आपका। तो ओनली बी ऑप्शन यहां पे क्या है कि इनकरेक्ट है, तो यस, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। इफ द नंबर ऑफ साइड्स रिजल्टिंग इन अ क्लोज ट्रैवर्स इन इज इंक्रीज फ्रॉम 3 to 4, अच्छा, पहले कितना था भाई साहब क्लोज टावर्स का, मान लीजिए ये ऐसे था, ऐसे क्लोज टावर्स था 3, अभी क्या कर दिया मैंने, अभी 4 बना दिया। पहले कितना था 3 था, अभी 4 बना दिया। वो बोल रहा है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इंक्रीज बाय, इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, मान लीजिए यहां पे इंटीरियर एंगल सम, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू 180 माइनस 360, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल का। तो यहां पे कितना भाई साहब, यहां पे 3 इंटू 180 माइनस 360 कितना आ जाएगा, तो ये, अच्छा 360 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना 2 180, तो 2 180 लिख सकते हैं, तो 1 यहाँ पर 2 180 में से एक चला गया, तो यहाँ पर 180 बचा। अभी जब 4 कर दिया आप, तो 4 में क्या होगा, 4 के केस में 4 180 माइनस 2 180, 2 180 मतलब 360 में लिख रहा हूं ताकि इजी रहे घटाने में। तो 4 180 में से 2 180 चला गया, 2 180 चला गया, तो कितना बचा, 2 180 बचा। अब यहां पे देखिए कितना बढ़ गया भाई साहब, पहले कितना है 1 180 है, और यहाँ पर 2 180 मतलब मैं 360 लिख ही दे रहा हूं ताकि आपको वो हो जाए। तो कितने से इंक्रीज कर दिया, पहले 180 था, अभी 360 हो गया, तो कितने से इंक्रीज किया मैंने, 180 से और इंक्रीज हो गया, समझे ना, कितने से इंक्रीज मतलब क्या, जो अभी आया 360, पहले कितना था 180, तो कितना इंक्रीज किया आपने, 180 डिग्री इंक्रीज किया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए सर्वेयर ऑब्जर्व जेनिथ एंगल ऑफ 93 डिग्री, जेनिथ एंगल क्या होता है, वर्टिकल डिग्री, बिल्कुल वर्टिकल एंगल, ठीक है। मान लीजिए आपका यहां पर ड्रोन उड़ रहा है, ठीक है, तो इसका बिल्कुल वर्टिकल क्या होगा, वर्टिकल 90 डिग्री होगा, लेकिन क्या है कि सर्वेयर को 93 डिग्री ऑब्जर्व किया है, कितना 93 डिग्री। भाई इधर नहीं जाएंगे ना, इधर थोड़ी जाएंगे 93 के लिए, इधर ही जाएंगे। 93 डिग्री उसने ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द थियोडोलाइट सर्वे। द करॉस्पॉन्डिंग वर्टिकल एंगल क्या होगा, द करॉस्पॉन्डिंग वर्टिकल एंगल इज -3 +3 -87
और +87। तो ज़रा सा आप सोचिए, क्योंकि अच्छा सर्वे से भी क्वेश्चंस बहुत पूछा गया इस बार, याद रखिएगा। सो आप थोड़ा सा सोचिए क्या होगा। -3 होगा, 180 होगा, या फिर तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? -3 होगा। कितना होगा? -3। अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं आपका, तो आप अच्छे से, ये तो आपका जेनिथ हो गया, ये जेनिथ हो गया। और अगर मैं नीचे जाऊं तो नादिर व्यू और जेनिथ व्यू बिल्कुल वर्टिकल होता है, इतना याद रखिएगा। सो 93 है ना, तो यहां से देखिए, अब थियोडोलाइट से आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से यहां आपका 90 हो गया, यहां से यहां आपका 90 हो गया, और ये आपका 3 डिग्री मोर हो गया। 3 डिग्री क्या हो गया? ज्यादा हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या? इस सर्वेयर ऑब्जर्व अ जेनिथ एंगल ऑफ 93 डिग्री ड्यूरिंग द थियोडोलाइट सर्वे। ये वाला नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं। तो 93 डिग्री यहाँ पे है। सो 90 डिग्री यहाँ पे मान लीजिए सर्वेयर खड़ा है, तो 90 डिग्री तो ये हो गया, और 3 डिग्री उसको 93 दिख रहा है, तो 3 नीचे आएंगे आप, 3 डिग्री ये हो गया, ठीक है। 93 ये हो गया। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि द क्रॉसपॉन्डिंग वर्टिकल एंगल क्या होगा? द क्रॉसपॉन्डिंग वर्टिकल एंगल, so the corresponding vertical angle is -3। ओह, ठीक है, याद रखिएगा -3 होगा। Among the following statement relating to the fundamental line of a transit theodolite, विच वन इज करेक्ट? ट्रांजिट थियोडोलाइट की बात हो रही है यहाँ पे, सो कौन सा करेक्ट है? ए लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल एक्सिस एट इट्स इंटरसेक्शन विद द वर्टिकल एक्सिस। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी आपका इसमें दिया हुआ है, द एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ऑप्शन सी आपका यहां पे दिया हुआ है, द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट लाई इन अ प्लेन पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस। ओके, चौथा आपका ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है, द वर्नियर ऑफ वर्टिकल सर्कुलर, द वर्नियर ऑफ वर्टिकल सर्कल मस्ट रीड जीरो when the line of collimation is virtual। सो आपको ये दिया हुआ है, इज द वर्टिकल, नॉट वर्चुअल, वर्टिकल। सो अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आप देख लीजिए। करेक्ट की बात हो रही है यहां पे, विच ऑप्शन इज द करेक्ट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज द लाइन ऑफ कोलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल एक्सिस एट इट्स इंटरसेक्शन विद द वर्टिकल एक्सिस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है यहां पे भाई साहब, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल एक्सिस एट इट्स इंटरसेक्शन विद द वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। सो यहां पे कि द एलिमेंट दैट डू नॉट इंक्रीज विद द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील आर। द एलिमेंट दैट डू नॉट इंक्रीज, कौन सा एलिमेंट है जो स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करता है? सल्फर एज वेल एज क्लोरीन, ये दोनों इंक्रीज नहीं, कार्बन और मैग्नीज कर देगा,
लेकिन सल्फर और जो क्लोरीन है ये बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसमें क्या है कि दोनों दो ऑप्शन सही है। अच्छा, गेट का क्या को है कि गेट में आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं वो ऑप्शन में भी 3 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 1 भी सही हो सकता है, वो दोनों सेलेक्ट करना हो उसमें ऑप्शन लेता है। लेकिन ऐसा जेई और इसमें एग्जाम में नहीं है, और मे भी होगा भी तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जितना आपको सही है वो सारा देना होता है, ऐसा नहीं कि एक दे दिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं। तो इसमें क्या है कि दोनों से होगा, दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अच्छा, कंसीडर ए बैलेंस डबली रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन। बैलेंस डबली रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन है। एक तो ये है टेंशन में लगा हुआ है और यहां पे भी लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे भी लगा हुआ है, मैं जस्ट ड्रॉ कर दिया रैंडम। ये क्या है, स्टील है और बाकी कंक्रीट है। इफ द मटेरियल एंड अदर सेक्शन प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल बी सेक्शन बिकम अंडर रेनफोर्स। यहां पे बैलेंस दिया हुआ है, आपको अंडर रेनफोर्स बनाना है, ठीक है। एवरीथिंग रिमेन्स रहेगा, अंडर रेनफोर्स बनाना है। अंडर रेनफोर्स बनाने के लिए क्या कीजिएगा, अच्छा देखिए, अगर ये सिंगल बीम होता तो हम क्या करते, सिंगल बीम होता तो अंडर रेनफोर्स बनाने के लिए क्या करते, जो यहां पे स्टील जो दिया हुआ है स्टील को कम लगाते, स्टील को कम कर देते, किस में, इस वाले रीजन में, कंप्रेशन में। ये तो टेंशन रीजन, और ऊपर क्या होता है, टेंशन होता है। क्योंकि क्या है कि मान लीजिए आपका ये बीम हो गया, ठीक है, ये बीम हो गया, और जब बीम पे लोड पड़ेगा, यहां पे लोड जब पड़ेगा तो ये बीम कैसे हो जाएगा, ये बीम ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, ये बीम कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो जब टेढ़ा होगा तो क्या हो रहा है, अगर मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करूं तब क्लियर आपको समझ में आएगा आई थिंक। ये बीम हो गया भाई साहब, ये आपका बीम हो गया, ठीक है, ये बीम होगा और इस पर बहुत सारा लोड मान लीजिए है। तो ये क्या होगा, जब ऐसे बेंड होगा तो इस तरीके से कुछ बेंड हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऊपर में। अब यहां पे क्या है कि आपका एक सेक्शन है, यहां पे लगा हुआ है, यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे लगा हुआ है। तो अब यहां पे देखिए, ये वाला पोर्शन, जो नीचे वाला पोर्शन, ये क्या हो रहा है, नीचे वाला पोर्शन क्या हो रहा है, नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या तनाव में आ रहा है, खींच रहा है। देखिए नीचे ये क्या है, ये आपस में दब रहा है। तो ऊपर में कंप्रेशन होता है, नीचे में टेंशन होता है। तो ये गलत मैं शायद बता दिया, यहां पे ये क्या हो गया आपका, ये टेंशन हो गया, टेंशन वाली स्टील हो गई, और ये कंप्रेशन वाली स्टील हो गई। समझ में आ गया बात, कि यहां पे आपका स्टील लगा हुआ है ना, तो ये नीचे वाला टेंशन हो गया क्योंकि नीचे वाला खींच रहा है। तो अब अपने तर्क के हिसाब से बताइए, ये टेंशन स्टील हो गई, ठीक है, और अगर सिंगली है तो टेंशन में ही रहता है, अगर डबली है तो टेंशन कंप्रेशन दोनों में लगाते हैं। तो अब देखिए, आप अपने तर्क से बताइए कि यहां पे आपको अंडर रेनफोर्स बनाना है। तो अंडर रेनफोर्स बनाना है तो क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ टेंसर रेनफोर्स इज इंक्रीज कर दीजिएगा क्या, नहीं। एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्स इज इंक्रीज कीजिएगा क्या, ओके। एरिया ऑफ टेंसर रेनफोर्स डिक्रीज कीजिएगा क्या, एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट डिक्रीज कीजिएगा क्या, बताइए भाई साहब। सो टेंशन वाले का डिक्रीज कीजिएगा या कंप्रेशन वाले का डिक्रीज कीजिएगा, ये बताइए, आपने तर्क के हिसाब से बताइए। जब लोड पड़ेगा तो डेफिनेटली आपका बेंड होगा, डेफिनेटली बेंड होगा, तो फेल होने का चांसेस कहां से है, नीचे से है ज्यादा कि ऊपर से ज्यादा है। इन सब बातों को कंसीडर करके आप अपना दिमाग लगा के बताइए कि क्या करेंगे इसमें। नीचे से ज्यादा फेल होने का चांसेस है, मतलब टेंशन वाला जो रीजन है वहां से ज्यादा फेल होने का चांसेस है। तो अगर ऐसा सिचुएशंस है तो क्या करेंगे आप, अगर आपको बोल दिया जाए सो आप क्या करेंगे, कहां का रेनफोर्समेंट आप घटाना चाहेंगे एज ए इंजीनियर, टेंशन रीजन का या कंप्रेशन रीजन का।
सो इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इज इंक्रीज, एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन डिक्रीज। समझे? टेंशन वाले का क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और कंप्रेशन में जो है उसको इंक्रीज करेंगे। ये फिर क्या हो जाएगा, अंडर रेनफोर्स हो जाएगा। अंडर, क्योंकि यहां से देखिए फेल होने का चांसेस ज्यादा है। अगर बैलेंस सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन मतलब आपका कंक्रीट के साथ में स्टील फेल करेगा, कंक्रीट के साथ में स्टील फेल करेगा। अंडर में होने का मतलब स्टील पहले फेल करेगा और कंक्रीट बाद में फेल करेगा। तो कौन सा सेफ है भाई साहब, स्टील अगर पहले फेल करेगा तो कुछ बेंड हो जाता है, स्टील ऐसे फेल होगा तो बेंड होगा, एकदम से धड़ाम से फेल नहीं होता है। लेकिन कंक्रीट जो फेल होगा ना, धड़ाम से टूट जाता है ऐसे, लेकिन स्टील क्या होगा, ऐसे बेंड होकर रह जाएगा। तो आप स्टील को फेल करवाना चाहेंगे, इसलिए हम अंडर बनाते हैं। और फेल होने का चांसेस कहाँ है, नीचे से है, टेंशन वाले जोन से, तो इसलिए टेंशन वाले जोन में घटा देते हैं और कंप्रेशन जोन में बढ़ा देते हैं। याद रखिएगा इसको। तो ए और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स इज आर, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ओजोन भी बनता है, ओजोन भी तो बनता है ऑक्सीजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड से। सो लेड और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपका। सो लेड और जो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा देखिए, यहां से अगर ये क्वेश्चंस आ गया तो आप ये भी पढ़ लीजिएगा कि कितने लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थिक्सोस्फेयर और मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर। तो ये जो भी होता है आप स्फेयर देख लीजिए, और इस किस स्फेयर में जहाज उड़ सकता है, किस एयर में रेडियो वेव होता है, ये सारा क्वेश्चंस आप अभी गूगल पे सर्च मार के देखिए इस वीडियो को पॉज करके, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस 100% आप एक्सपेक्ट कीजिए आने वाले एग्जाम्स में। 100% एकदम रहेगा भाई साहब, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन सेट करना है, किसी भी टॉपिक को लोग छोड़ेगा नहीं, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन सेट करेगा। तो ये बात को आप जहन में रख के बिल्कुल आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए, क्योंकि मैं देखिए टॉपिक आपको टच कर दे रहा हूँ एज पर माय एक्सपीरियंस कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आने का आपका आ सकता है, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो एज पर माय एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, वो डेफिनेटली आप पढ़ के जाइए उस टॉपिक को, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आपको इसमें भी आता है और नॉन टेक में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चंस जो मैं अभी आपको बताया। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद मेजो, थर्मो, आइनो, देख लीजिए क्या क्या रीजन होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। ओके, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, शायद मैं यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन बोला, 31 क्वेश्चन के लिए। 31 क्वेश्चन के लिए क्या होगा कि आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है और लेड है, ये है आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट। याद रखिएगा, ए एंड बी, ए एंड बी है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको फॉर्म होता है ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब H2S, H2S और आपका जो लेड है, ये क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। सल्फ्यूरिक एसिड एंड ओजोन आपका जो है ये सेकेंडरी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैथमेटिक्स से है। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्लेन फ्रेम shown in the figure has fixed supported at joint A, hinge at joint F, and roller support at joint I. Roller support at joint I. In figure A to I indicate the joints of frame. फिर क्या पूछ रहा है, if
द एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड, यहां पे बोल दिया है, याद रखिएगा एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या है, नेग्लेक्टेड है भाई साहब। इफ द एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी, द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी डी के आपसे पूछा जा रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप प्लीज खुद से सॉल्व कीजिए इसको, सो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी आप कैसे निकालते हैं, अगर मैं आपको लिख के बताऊं विदाउट फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला आप कैसे दिमाग लगाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। सो एक्सियल डिफॉर्मेशन यहां पे आपको बोला गया है कि नेग्लेक्टेड है। सो एक्सियल डिफॉर्मेशन आपका नेग्लेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोटेशन पॉसिबल है भाई साहब, ओनली यही बात हुआ ना कि रोटेशन पॉसिबल है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कितने तरीके से फ्री है घूमने का, मतलब डिफॉर्म होने का, घूम मतलब रोटेट होने का, थीटा देने का, ये सब का। तो एक क्या होता है, एक तो आपका थीटा हो सकता है मतलब रोटेशन हो सकता है, और डिफॉर्मेशन हो सकता है एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो ये तो आपको भाई जीरो बोल दिया। तो फिक्स वाले पे क्या होगा, फिक्स वाले पे एकदम फिक्स है मामला, तो डी के क्या होगा, जीरो होगा। बट रिजिड पे हिंज पे क्या होगा, हिंज पे आपका रोटेट हो सकता है, तो डी के क्या होगा, वन होगा। अब आपको डिफॉर्मेशन की तो बात ही नहीं करेंगे, यहां पे क्या होगा, रोलर पे, रोलर पे डिफॉर्मेशन इधर हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या अभी हम लेंगे ही नहीं यहां पे, क्योंकि वो कंसीडर ही नहीं करना है। डी के इज इक्वल टू वन यहां भी होगा। हर एक हिंज पे आपका जहां जहां पे आपका ज्वाइंटेड है वहां पे डी के इज इक्वल टू वन होगा, क्योंकि एक्सियल तो आपको यहां पे जीरो नेग्लेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। हर एक ज्वाइंट पे डी के वन होगा, यहां पे डी के वन होगा, बी पे, सी पे भी वन होगा, डी पे भी वन होगा। अच्छा ये जो फ्री हैंड है यहां पे दो होगा, डी के इक्वल टू दो होगा यहां पे। और ये जो ब्रेसिंग्स हैं, ब्रेसिंग ये जो ब्रेसिंग्स हैं इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये तो ब्रेसिंग लगाई गई है, मतलब यहीं पे ज्वाइंट तो यहीं है, यहां पे ज्वाइंट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा यहां पे ज्वाइंट नहीं है, ये सब यहां पे ज्वाइंट है, यहां पे ये सब ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। तो एच पे हो गया, तो कितना हो गया टोटल, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 2 9, तो इसका आंसर आपका 9 हो जाएगा। ऐसे जो फ्री ऐसे रहता है उस पर दो लेते हैं, याद रखिएगा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे होता है अगर नेग्लेक्ट करें इसको तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 34 एंड 35। An embankment is constructed with the soil by maintaining the degree of saturation as 75% during compaction। इस की वैल्यू आपको दी हुई है डिग्री ऑफ सैचुरेशन 75%। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया हुआ है 2.68। मॉइस्चर कंटेंट आपको दिया हुआ भाई साहब 17%। कंसीडर द यूनिट वेट ऑफ वाटर 10, गामा W is equal to 10। ड्राई यूनिट वेट ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉइल, गामा D is equal to what। एक फॉर्मूला आपने कॉम्पैक्शन का पढ़ा होगा, गामा D is equal to क्या होता है भाई। एक तो ऐसे सिंपल आप सैचुरेशन का पढ़े होंगे, फॉर्मूला क्या होता है, गामा सैट इज इक्वल टू। सो वहां से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा।
अगर आपने पढ़ा है तो बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। क्योंकि ये फॉर्मूला क्या होता है ना, जो आपने सॉइल मैकेनिक्स का अगर ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो पहला जो आपका चैप्टर है वो अच्छे से आना चाहिए। पहला चैप्टर अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो आप क्या है कि पहले चैप्टर से सारी आपकी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो लिंक होती हैं आपस में पहले ही चैप्टर से। तो पहला चैप्टर आपको मस्ट हो जाता है इसमें सॉइल मैकेनिक्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप अपना दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन पे क्या होगा 34 का, देन मैं फटाक से आंसर बता देता हूं आपको। सिंपल एक फॉर्मूला लिखूंगा, आप उसमें डेटा डालिएगा और वो आपको आंसर हो जाएगा। ड्राई डेंसिटी आपको यहां पे पूछी जा रही है, गामा डी इज इक्वल टू, सो गामा डी इज इक्वल टू मैं आपको बता देता हूं ज्यादा डिले न करते हुए, जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। सो ई का वैल्यू आप यहां से कैसे निकालेंगे, आपको पता है ए सी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। सो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जी बाई ई। सो अब आप फटाफट यहां पे फॉर्मूला रख दीजिए। जी आपको 2.658 दिया है, ये 10 दिया है, 1 प्लस ई का वैल्यू आपको डब्ल्यू रखना है। मॉइस्चर कंटेंट कितना, ओ ये मॉइस्चर कंटेंट डब्ल्यू 0.17 आपको दे रखा है, 0.17। और फिर आपको जी अगेन कितना दे रखा है, जी आपको 2.68 दे रखा है, 2.68 इज इक्वल टू यहाँ पे एस होगा, एस कितना दे रखा है 0.75 दे रखा है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16.75 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका 16.75 यहाँ पे फिल होगा। राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस, अगर इंटीजर लिख देता है ना भाई साहब यहाँ पे, तो पॉइंट में वैल्यू मत रख देना, 17 लिखना, 17। इंटीजर का मतलब पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता है, आगे से फिर इसके बाद आपका 2 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है, तो 1 मार्क्स तक ही देखेंगे। ए 30 सेंटीमीटर डायमीटर वेल फुल्ली पेनेट्रेटेड एंड अनकन्फाइंड एक्विफर सैचुरेटेड थिकनेस 20 मीटर विथ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू दे रखा है आपको 10 मीटर पर डे। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी अंडर द स्टेडी पंपिंग रेट for a long time, the drawdown in 2 observation well located 10 meter and 100 meter from pumping well is 5 meter and 1 meter respectively. Okay, the corresponding pumping rate you need to find out. Corresponding pumping rate, तो Q is equal to क्या होता है for unconfined aquifer के लिए, आप बताइए क्या होता है। मैं यहाँ पे 2 फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ, 2, अच्छा आप पहले सोच लीजिए फिर मैं लिखता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे करने में फिर अगर मैं लिख दिया तो फिर आप सोच नहीं पाएंगे, यहाँ पे नहीं सोच पाएंगे। अगर फ्री माइंड होगा तो एग्जाम में तो सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो अगर मैं फॉर्मूला इसका लिखूं यहाँ पे तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्चार्ज इज इक्वल टू आपका, डिस्चार्ज इज इक्वल टू 2 पाई किस में होता है, कॉन्फाइंड में होता है। ये अनकन्फाइंड बोल रहा है तो ओनली पाई, ये पाई है आपका 2 पाई इंटू के H1 स्क्वायर माइनस H2 स्क्वायर डिवाइड बाई ln R2 बाई R1। ये सिंपल फॉर्मूला आपका होता है। आप यहाँ पे फटाफट वैल्यू रख दीजिए, आपका क्या है, पाई के का वैल्यू आपको 10 दे रखा है, H2 आपको कितना दे रखा है, ड्रॉ डाउन यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कितना भाई साहब, 30 मीटर आपका क्या है डेप्थ है।
और थिकनेस कितना 20 मीटर है, थिकनेस जो है वो 20 मीटर है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे दिया है कि ड्रॉ डाउन जो ऑब्जर्व किया गया है वो 1 मीटर एंड 5 मीटर किया गया है, तो 19 का स्क्वायर, 20 में से एक गया 19 माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ln R2 माइनस R1। R2 कितना 100 है और एक 100 है। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 81855.55 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपको याद होना चाहिए इस टाइप का फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्फाइंड एक्यूफर का हो जाता है 2 पाई के बी इंटू H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाई ln R2 माइनस R1। ठीक है, याद रखिएगा इसमें स्क्वायर नहीं रहता, यहाँ पे के बी हो जाता है। के बी क्या होता है आप देख लीजिए, के बी क्या होता है, बट के बी को क्या बोलते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। के बी को बोलते हैं ट्रांसमिसिविटी, टी से इसको डिनोट करते हैं और इसका यूनिट पूछा जाता है। तो के का तो यूनिट क्या हो गया, मीटर पर डे हो गया, या आप इसको मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं और इसको बी लिख सकते हैं, बी को मीटर में, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है ट्रांसमिसिविटी का आपका यूनिट। सो अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बी क्या होता है। बी क्या होता है, थिकनेस ऑफ आपका अनकन्फाइंड वाला जो रीजन होता है। सो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ आज का डिस्कशन। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू क्वेश्चंस के साथ आएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे।